नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जो हर मॉडर्न वर्कप्लेस के लिए एकदम क्रूशल है। काम करने के पीछे की प्रेरणा या मोटिवेशन का असली विज्ञान। लीडर्स और मैनेजर्स के सामने अक्सर ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोगों को काम के लिए कैसे प्रेरित किया जाए और क्यों वो पुराना इनाम और सजा वाला तरीका हमेशा काम नहीं करता। आज हम इस पूरे विषय को बिल्कुल जड़ से समझेंगे। हम अक्सर एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स देखते हैं। कई बार परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जब नए बोनस या कड़े रूल्स लगाए जाते हैं तो टीम का एंगेजमेंट बढ़ने के बजाय अचानक गिरने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि जो चीज मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाई गई थी वही उसे पूरी तरह से खत्म कर रही है? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, एक मैनेजर है जो बहुत ही बारीकी से हर हफ्ते डैशबोर्ड पर परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, लोगों को बोनस भी देता है। लेकिन आखिर में नतीजा क्या निकल रहा है? टीम का जोश ठंडा पड़ रहा है, बीमार होने की छुट्टियां बढ़ रही हैं और सबसे बेहतरीन लोग नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। मैनेजर की नीयत तो बिल्कुल सही थी, लेकिन बाहर से मोटिवेशन डालने की इस कोशिश ने असल में टीम के अंदर के असली उत्साह को ही तोड़ दिया। तो इस समस्या की तह तक जानने के लिए हमारा आज का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इस मोटिवेशन पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी को डिटेल में देखेंगे और बाकी हिस्सों में वर्कप्लेस पर स्वायत्तता, क्षमता और एक बेहतर एनवायरनमेंट डिजाइन करने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, प्रेरणा का विरोधाभास। आखिर ये पारंपरिक गाजर और छड़ी वाला तरीका मॉडर्न वर्कप्लेस में फेल क्यों हो जाता है? साइकोलॉजी में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे अंडरमाइनिंग इफेक्ट कहते हैं। 1971 के एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर लोग किसी काम को पहले से ही एंजॉय कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें पैसे दिए जाएं, तो असल में उनके अंदर की लगन खत्म होने लगती है। जैसे ही बाहर से कोई इनाम मिलता है, इंसान को लगने लगता है कि वो काम सिर्फ उस इनाम के लिए किया जा रहा है, और देखते ही देखते एक मजेदार काम भी एक बोझ बन जाता है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे अहम हिस्से की, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, यानी संक्षेप में SDT। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इस मोटिवेशन क्राइसिस को सॉल्व करने का एक पूरा साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। और इस बात के पीछे सालों की सॉलिड रिसर्च मौजूद है। SDT का अनुभवजन्य आधार इतना बड़ा है कि यह साबित करता है कि ये कोई हवा में बनाई हुई फिलॉसफिकल बात नहीं है। ये इंसानी दिमाग और मोटिवेशन के काम करने का एक पूरी तरह से प्रमाणित ढांचा है। इंसान कोई मशीन नहीं है जो सिर्फ बटन दबाने या बाहरी चीजों पर रिएक्ट करें। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी 3 बुनियादी मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं: ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, और रिलेटेडनेस यानी आपसी जुड़ाव। जरा सोचिए, जैसे एक पौधे को जिंदा रहने के लिए धूप, पानी और मिट्टी चाहिए, वैसे ही इंसानी मोटिवेशन को बढ़ने के लिए इन 3 तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से एक की भी कमी हुई तो प्रेरणा सूखने लगती है। एक और जरूरी बात, मोटिवेशन कोई हाँ या ना वाली चीज नहीं है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। एक तरफ है बिल्कुल मोटिवेशन ना होना, उसके बाद आता है सिर्फ रिवॉर्ड या सजा के डर से काम करना, और धीरे धीरे ये बढ़ता है इंटरनल मोटिवेशन की तरफ। एक अच्छे लीडर का काम डराना नहीं है, बल्कि अपनी टीम को इस स्पेक्ट्रम पर आगे बढ़ाना है, जहां वे काम और लक्ष्यों को दिल से अपना लें। इस अपनाने के प्रोसेस को ही इंटरनलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ लीडर्स को कोई जादू करके अंदर से मोटिवेशन पैदा नहीं करनी है, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल बनाना है जहां टीम के लोग कंपनी के गोल्स को अपना गोल समझने लगें और उन्हें खुशी खुशी पूरा करें। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्कप्लेस पर यह सच्ची ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता आखिर लाई कैसे जाए। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। ऑटोनॉमी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। असली ऑटोनॉमी का मतलब है इच्छा शक्ति, यानी ये महसूस करना कि काम में एक आज़ादी है और वो उनके अपने उसूलों के साथ मैच कर रहा है। अगर कोई किसी का निर्देश इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि वो उस काम के महत्व को मानता है, तो समझिए वो भी पूरी ऑटोनॉमी महसूस कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल उदाहरण है गूगल का 20% टाइम वाला रूल। इस रूल ने कर्मचारियों को हक दिया कि वे अपने काम का 20% हिस्सा अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं। सार्थक विकल्प देने और दबाव कम करने के इस छोटे से कदम ने ही जीमेल और गूगल न्यूज़ जैसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, क्षमता का निर्माण। मनोवैज्ञानिक जरूरतों की लिस्ट में ये दूसरी अहम कड़ी है। क्षमता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसके पास कितनी स्किल है,
ये इस बारे में है कि क्या उन्हें लगता है कि उनका काम कोई असर डाल रहा है। ये खुद को प्रभावी मानने का एक गहरा एहसास है। जब लोगों को लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपने काम में महारत हासिल कर रहे हैं, तो मोटिवेशन अपने आप ऊपर जाती है। और यहाँ फीडबैक देने का तरीका सब कुछ बदल कर रख देता है। जरा फर्क देखिए। एक है नियंत्रणकारी फीडबैक, जैसे बस उम्मीद के मुताबिक नंबर्स पूरे किए हैं, और दूसरा है सूचनात्मक फीडबैक। तैयार किए गए डेटा विजुअलाइजेशन ने आज एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सोचकर देखिए, कौन सा फीडबैक टीम को एम्पावर करेगा और उनकी क्षमता की भावना को बढ़ाएगा। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हार्ड डेटा बताता है कि जब लोगों के इन मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है और वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, तो उनके काम में लगन और जुड़ाव में सीधा 30% तक का भारी उछाल आता है। ये 30% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिरी मनोवैज्ञानिक जरूरत है संबंध या रिलेटेडनेस। लोग अपनी टीम में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। गूगल के प्रोजेक्ट अरस्तु ने यह साफ साबित किया है कि किसी भी बेहतरीन टीम का सबसे बड़ा इंडिकेटर मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। बिना डरे अपनी बात कह पाना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करना, ये बहुत ही बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर। यह सबसे प्रैक्टिकल चर्चा है, एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट को डिजाइन कैसे किया जाए, यानी मैनेजमेंट का रोल बदलकर एक एनवायरनमेंट डिजाइनर का बनाना। सारी रिसर्च एक ही तरफ इशारा करती है, लीडर्स को लोगों में मोटिवेशन ठूसने या आर्टिफिशियली डालने की कोशिश बंद करनी पड़ेगी। इसकी जगह सिस्टम में मौजूद उन रुकावटों को हटाना होगा जो मोटिवेशन को मार रही हैं। मोटिवेशन एक प्राकृतिक चीज है, सही माहौल मिलेगा तो वो अपने आप उभर कर सामने आएगी। तो एक्शन लेने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तुम्हें ये करना ही होगा, जैसी नियंत्रणकारी भाषा को छोड़कर सपोर्टिव भाषा का इस्तेमाल करना होगा। काम करने के तरीके चुनने के सार्थक विकल्प देने होंगे और माइक्रो मैनेज करने के बजाय एक ऐसा फीडबैक लूप बनाना होगा जो टीम को इन्फॉर्म और सशक्त करे। अगर इस बदलाव को समअप किया जाए तो एक तरफ है पुराना पारंपरिक मैनेजमेंट जो सख्त कंट्रोल और दबाव पर चलता है, और दूसरी तरफ है नया SDT लीडरशिप मॉडल जो लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को सपोर्ट करता है, सूचनात्मक फीडबैक देता है और जहां लोग डर से नहीं बल्कि गहरी कमिटमेंट और लगन से काम करते हैं। तो आखिर में ये बड़ा सवाल अपने दिमाग में लेकर जरूर जाइएगा। आज हमारे वर्क प्लेस जिस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, क्या वे सच में आंतरिक विकास को बढ़ावा देते हैं या वे सिर्फ महंगे नियंत्रण करने के तंत्र बनकर रह गए हैं? अगर सच्ची ग्रोथ चाहिए तो वर्कप्लेस का माहौल रीडिज़ाइन करना ही होगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।